हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं देश भाषा हिंदी क्लासेस। तो आप सभी जानते हैं कि 1 जून को हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन हम शुरू कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। पीवाईक्यू सेशन होगा ये, और इसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे। कंप्लीट कोर्स से मतलब रैंडम एमसीक्यूज़ होंगे। टॉपिक वाइज मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज ऑलरेडी हमारा एमसीक्यू वाला जो कोर्स है वो चल रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि हम टॉपिक वाइज इसलिए भी नहीं रख रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्या होता है, थोड़ी सहूलियत देता है। आपको पता होता है कि एक ही टॉपिक से हमें करना है, लेकिन एग्ज़ाम में तो हमें सारे अलग अलग टॉपिक से आते हैं ना सवाल। इसलिए ये अभी जो हमने शुरू किया है ये हम रैंडम टॉपिक्स होगा आपके सिलेबस के भीतर का ही, लेकिन टॉपिक ऐसा कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं होगा कि नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कविता है। रैंडम टॉपिक्स पर आपके 50 एमसीक्यू बना करके मैं दे रही हूँ। ये थोड़ा आपको हेल्प करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे करके आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे जब, तो एग्ज़ाम हॉल में भी ये अचानक ऐसा होता है ना कि एक सवाल कन्याकुमारी से तो एक सवाल कश्मीर से, वैसा नहीं महसूस होगा। थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे आप, इजी रहेंगे। तो चले वक्त गवाए बिना हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज़। पहला प्रश्न है आपके सामने कि चिंतामणि, रीतिकालीन कवि चिंतामणि के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी, छत्रसाल, शाहजी भोसला या आजम शाह? सोचकर बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजी भोसला। हर सवाल के बाद मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगी कि आप खुद आंसर कर सके तो अच्छा होगा, आपको याद होता जाएगा ऐसे। प्रश्न संख्या 2 देखिए। सही सुमेलन नहीं है। जोधराज, हमीर रासो, गुमान मिश्र, नैसर चरित, सूदन, ब्रजविलास, लाल कवि, छत्र प्रकाश। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रजविलास ब्रजवासी दास का है, सूदन कवि का नहीं। प्रश्न संख्या 3। आलम के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफर, मुअज्जम, औरंगजेब या जहांगीर? आलम के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफर, मुअज्जम, औरंगजेब या जहांगीर? प्रश्न संख्या 3। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुअज्जम। प्रश्न संख्या 4 देखिए। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की विशेषताएं थीं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? कुछ कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति एवं भक्ति संबंधी प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। इन्होंने क्रम से रसों, भावों, अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को रखा है। आपको कोड से बताना है, ये कोड है, आपको चूज़ करना है कि इनमें कौन सा कोड सही है। कोड ए में कहा गया है कि सिर्फ 1 और 2, कोड बी कह रहा है सिर्फ 1, 2 और 3, कोड सी कह रहा है सिर्फ 3 और 4, कोड डी कह रहा है सभी। चेक कर लीजिए और बताइए। मुझे मालूम है कि आप पहुंच गए होंगे कि कोड जो ऑप्शन 4 है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो रीतिमुक्त कवियों की बात हो रही है, तो इन्होंने क्रम से रसों, भावों, अलंकारों का वर्णन किया नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तीनों सही हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के संदर्भ में, तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं नहीं हैं, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं, तो देख करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रीतिमुक्त धारा के कवियों में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। प्रेमोन्मत्त कवियों में लक्षणबद्ध ग्रंथों की रचना नहीं की है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष नहीं हो पाई। अगेन कोड है, आपको बताना है कि कौन सा कोड सही है। बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप, ऑप्शन डी सभी सही हैं। यहाँ पर सभी विशेषताएं रीतिमुक्त काव्यधारा की हैं। प्रश्न संख्या 6 है। रसलीन कहाँ के रहने वाले थे? बिलग्राम, तिकवापुर, ओरछा या पन्ना? सही जवाब होगा ए, बिलग्राम। प्रश्न संख्या 7 है। राम रसायन के रचयिता हैं श्रीधर, पद्माकर, कृष्णदास या रसखान? राम रसायन, पद्माकर। मतिराम के रसराज का रचनाकाल है 1664, 1643, 1650 या 1732? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1643। प्रश्न संख्या 9। आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में लिखा कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है? घनानंद,
आलम, बोधा या ठाकुर? सही जवाब है ऑप्शन बी, आलम। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, आलम। प्रश्न संख्या 10, आचार्य शुक्ल प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से किस कवि की तुलना घनानंद और रसखान से करते हैं? आलम, बनवारी, वृंद या बोधा? सही जवाब है ऑप्शन ए, आलम। प्रश्न संख्या 11, दिल्ली के बादशाह मुअज्जम मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे? आलम, घनानंद, ठाकुर या बोधा? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी कौन थे? प्रश्न संख्या 11। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनानंद। प्रश्न संख्या 12, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में लिखी? बिहारी, घनानंद, देव या सेनापति? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनानंद के लिए। प्रश्न संख्या 13 है, जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करे, किसकी पंक्ति है? बिहारी, घनानंद, आलम या सेनापति? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलम। 14, गुरनी बतायो राधा मोहन ही गायो सदा, किसकी पंक्ति है? बिहारी, घनानंद, आलम या सेनापति? सही जवाब है ऑप्शन बी, घनानंद। आगे 50 प्रश्न हैं, वहाँ तक चलने के पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए, आपके बड़े काम की जानकारी है कि अनअकैडमी अभी अपनी सबसे कम फीस पर अपने कोर्सेज दे रहा है आपको। 3 मंथ्स का कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 3000 में, और 6 + 3 मंथ ये आपको केवल 4399 में, 12 + 3 मंथ यानी कि 15 महीने 6999 रुपये में, करीब मतलब 7000 रुपये में। तो मुझे नहीं लगता कि अनअकैडमी की इससे कम फीस पहले कभी रही है। इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, PDF, क्लास टेस्ट, MCQ सब कुछ अवेलेबल होता है। पेपर 2 के सारे एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। 26 तारीख तक ये वैलिड है, तो तब तक में आप एडमिशन ले लें साक्षी JRF कोड यूज़ करके। ये तो एक बात थी। इसके अलावा भी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अश्योर प्रोग्राम भी चल रहा है। अश्योर में अनअकैडमी गारंटी करता है भाई कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप JRF होकर के ही जाएं। तो अगर आप हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का, मान लीजिए आपने 3 मंथ्स का लिया और आपने इस बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें आपका नेट या PhD कुछ भी क्लियर हो गया, तो हम अगले दिसंबर तक के लिए आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देंगे बिल्कुल भी फ्री में। उसके लिए आपको कोई अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आपका नेट या PhD कुछ भी इस एग्ज़ाम में क्लियर होता है तो। और अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो आपने हमें जो भी फ़ीस दी है उसका 100% आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, साक्षी JRF कोड यूज़ करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। आगे चलेंगे। कारिकूर कोकिला कहाँ कुबैर काढ़त्री, किसकी पंक्ति है? बिहारी, घनानंद, आलम, सेनापति? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब बी, घनानंद। प्रश्न संख्या 16, दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, किसकी पंक्ति है? बोधा, घनानंद, देव, सेनापति? प्रश्न संख्या 16 जाहिर है बोधा की पंक्ति है। 17, भाई साहब यहाँ बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। 11:30 मतलब इंडिया में कितना बज रहा होगा भाई? 11:30, 12:30, 1। पढ़ लो, इतनी मेहनत मतलब बताओ हम कर रहे हैं, तुम भी ठीक से पढ़ के याद करके अच्छा होना चाहिए पेपर। चलो, टाइम ही नहीं मिलता यार कोई और की क्लास रखें। ऊपर से स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो ये करते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिएगा मेहनत, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए लिखा है? केशव, चिंतामणि, जसवंत सिंह या बेनी बंदीजन? प्रश्न संख्या 17 आप सब जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 18, बिहारी सतसई की ख्याति किस प्रकार के ग्रंथों में सर्वाधिक मानी जाती है? अलंकार ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, गुण दोष का ग्रंथ या नीति ग्रंथ? बिहारी सतसई किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है या किस प्रकार के काव्यों के लिए वो प्रसिद्ध है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहारी सतसई श्रृंगार रस के काव्य ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 19 है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, किसकी पंक्ति है? ऑप्शंस हैं आलम, बोधा, ठाकुर, सेनापति। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, प्रश्न संख्या 19। सही जवाब होगा ए आलम। प्रश्न संख्या 20, दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हूँ जे बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। ओ भाई साहब, इस पंक्ति को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी बस पढ़ाई करना, अभी बेखुद फकीर होने के दिन नहीं है तुम्हारे। दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हूँ जे बेखुद फकीर या आशिक दीवाना है, बोधा, ठाकुर, आलम, सेनापति। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आलम। प्रश्न संख्या 21, जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठ चुन्यो करे, किसकी पंक्ति है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। प्रश्न संख्या 21। 21 का सही जवाब भी है ऑप्शन बी आलम। प्रश्न संख्या 22, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, किसकी पंक्ति है? केशव, सेनापति, बेनी बंदीजन या बिहारी। प्रश्न संख्या 22। सही जवाब होगा डी बिहारी, तोपर वारो उर्वशी बिहारी। किस रीतिमुक्त कवि ने सुदामा चरित लिखा? द्विजदेव, घनानंद, ठाकुर या आलम। प्रश्न संख्या 23। सुदामा चरित किसने लिखा? द्विजदेव, घनानंद, ठाकुर या आलम। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है डी आलम। प्रश्न संख्या 24, यमुना यश के रचनाकार हैं घनानंद, द्विजदेव, ठाकुर, आलम। यमुना यश। प्रश्न संख्या 24। सही जवाब है ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न संख्या 25, रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे, उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण, किस विद्वान का कथन है? आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 25। सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 26, कृपाकंद के रचनाकार कौन है? द्विजदेव, ठाकुर, आलम, घनानंद। प्रश्न संख्या 26। सही जवाब होगा ऑप्शन डी घनानंद। 27, घनानंद की कौन सी कृति फारसी छंदों में लिखी गई? सुजान सार, विरह लीला, वियोग बेली या कोकसार। फारसी छंदों में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरह लीला। 28, घनानंद के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 29 है, घनानंद का जन्मकाल क्या है? 1689, 1797, 1620 या 1768। 29। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1689, 1689। 30, स्नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, किसकी पंक्ति है? घनानंद, द्विजदेव, ठाकुर, आलम। माफी, किसके लिए लिखी गई पंक्ति है? ये प्रश्न है। सही जवाब होगा घनानंद के लिए। प्रश्न संख्या 31, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? द्विजदेव, ठाकुर, आलम या घनानंद। 31, श्रृंगार लतिका। सही जवाब होगा ए द्विजदेव। 32, कान प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसिबो सहती हैं, किसकी पंक्ति है? राम निवास, श्रीधर, उदयन। 32, कान प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसिबो सहती हैं, ऑप्शन बी निवाज। 33, विरह वारिश के रचनाकार हैं बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद। विरह वारिश के रचनाकार 33 का सही जवाब ए बोधा। 34, आचार्य शुक्ल किसे ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि माना? आचार्य शुक्ल ने किसे ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा का अंतिम कवि माना? द्विजदेव, ठाकुर, आलम या घनानंद को। सही जवाब होगा ए द्विजदेव को। 35,
एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, किसकी पंक्ति है? द्विजदेव ठाकुर बोधा आलम घरानंद। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, आसान सा है। सुभान जिनकी प्रेमिका थी वही बोधा, एक सुभान के आनंद पे। टॉपिक चेंज। 36 लिरिकल बैलेट की भूमिका एडवर्टीजमेंट किस वर्ष के संस्करण में लिखी गई? 1798, 1800, 1802 या 1815? लिरिकल बैलेट की भूमिका एडवर्टीजमेंट किस वर्ष के संस्करण में लिखी गई? तो हमें याद होना चाहिए कि किस संस्करण में आया था। किस संस्करण की भूमिका का नाम एडवर्टीजमेंट था? प्रथम। और प्रथम संस्करण लिरिकल बैलेट्स का कब आता है? 1798 में। इंग्लैंड में पुनर्जागरण किस रचना में चरम उत्कर्ष को पहुंचा? द वेल रॉटन, अपॉलॉजीज फॉर पोएट्री, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी या कोई नहीं? 37 सही जवाब है अपॉलॉजीज फॉर पोएट्री। गद्य को साहित्य की पृथक विधा किसने बताया? लोनजाइनस, होरेस, क्विंटिलियन, कोई नहीं? ये मैं आपको जो भी प्रश्न करा रही हूँ इसका मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए ये प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न आपको वैसे तो वन-लाइनर किताबों में भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा शांति स्वरूप गुप्त जी की जो किताब है हिंदी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, मुझे सच में मतलब टाइम हो रहा है रुको पूरे 50 प्रश्न खत्म करके मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कितना बज रहा है। यहाँ मतलब अभी फ़िलहाल मैं अबू धाबी में हूँ और इंडिया का टाइम यहाँ से 1.5 घंटा आगे का है, तो अगर यहाँ पर 12 बजेगा तो आपके यहाँ 1:30 बजे रहे होंगे रात के, चेक करिएगा। 38 गद्य को पृथक साहित्य की पृथक विधा पाश्चात्य जगत में सबसे पहले बताते हैं क्विंटिलियन। प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में यह घोषणा की कि दासता मृत्यु से भी भयावह है? लॉज, रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम? किस ग्रंथ में प्लेटो ने दासता को मृत्यु से भी भयावह कहा है? 39 द रिपब्लिक में। 40 अरस्तु के किस ग्रंथ को दास्ता से मुक्ति का घोषणा पत्र कहा गया? पेरिपोइटिकस, रेटोरिकस, वसीयतनामा या कोई नहीं? सही जवाब होगा सी, वसीयतनामा। 41 आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? ये प्रश्न थोड़े देखे देखे से लग रहे हैं कि नहीं? ए 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 प्रकार थे? साहित्यिक अपभ्रंश और देश भाषा। देश भाषा से आचार्य शुक्ल का तात्पर्य क्या था? अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, बोलचाल की भाषा या उपरोक्त में कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोलचाल की भाषा। प्रश्न संख्या 43 आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्यिक कोटि में नहीं आती। फिर आचार्य शुक्ल ने इन ग्रंथों को अपने साहित्य इतिहास में स्थान देने का क्या तर्क प्रस्तुत किया? ए, क्योंकि कुछ विद्वान इन रचनाओं को साहित्यिक मानते हैं। बी, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से है यह दिखाने के लिए। सी, दोनों के लिए। या डी, किसी के लिए नहीं? 43 सही जवाब होगा इसका बी, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार दिखाने के लिए, कब से अपभ्रंश भाषा यूज हो रही थी। 44 आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक अपभ्रंश की रचना है कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो या बीसलदेव रासो। रासो ग्रंथों को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं ना। 44 सही जवाब है ऑप्शन सी, विजयपाल रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक अपभ्रंश की रचना नहीं है विजयपाल रासो, परमाल रासो, हमीर रासो या कीर्तिलता। 45 सही जवाब होगा परमाल रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार जयचंद प्रकाश नहीं था रासो ग्रंथ, देश भाषा का ग्रंथ, वीरगाथा ग्रंथ या साहित्यिक अपभ्रंश। और रह गया पता नहीं कहाँ चला गया, छुट्टी मना गया। अपभ्रंश क्या नहीं थी जयचंद प्रकाश। 46 का सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्यिक नहीं थी क्योंकि देश भाषा का ग्रंथ था। 47 आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के निर्धारण में शामिल 12 ग्रंथों में शामिल नहीं है विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां, कीर्तिलता या रणमल छंद। 47 सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रणमल छंद। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के निर्धारण में शामिल 12 ग्रंथों में कौन सा रासो शामिल नहीं था? रणमल छंद, कुमार रासो, विजयपाल रासो, जयमयंक जस चंद्रिका।
सही जवाब ए, जब 12 ग्रंथों में नहीं था तो रासों में भी नहीं था। रणमल छंद। 49, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के निर्धारण में शामिल ग्रंथों में कितने रासो ग्रंथ हैं? 12, 13, 8, 10। सही जवाब है सी, 8 रासो ग्रंथ। देखें कल मतलब सुबह हर रोज़ अब हम कोशिश करेंगे कि सुबह 10 बजे ये क्लास आपको मिल जाए टिल आपके एग्ज़ाम तक, और अलग अलग दिन हम ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस किया करेंगे। तो आप सुबह 10 बजे एक बार आकर के, समटाइम्स होता है नोटिफिकेशन वगैरह नहीं गया आप देख करके, लेकिन आप सुबह 10 बजे आकर के एक बार चैनल पर ज़रूर चेक करके जाया करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको क्लासेस दे सकें। मैंने आपको बताया ना कि अभी देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें, शायद देखिए आपको 11:45 हो रहा है इधर, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। 11:45 हो रहा है। 11:45 को आप 1.5 घंटा आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। उस वक्त भी बैठ कर रही हूँ। ये मैं कोशिश करूँगी कि हरियाणा के एग्ज़ाम तक हम हर रोज़ कर सकें, क्योंकि ये क्लास ना सिर्फ हरियाणा बल्कि NTA के साथ साथ MP, तीनों एग्ज़ाम अभी लाइन से तीनों एग्ज़ाम हैं, तो तीनों एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आप हरियाणा के लिए जा रहे हैं, MP के लिए जा रहे हैं, या कि NTA देने जा रहे हैं, तो आ जाया करिएगा सुबह 10 बजे। आखिरी प्रश्न पर चलते हैं हम हमारे। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के निर्धारण में शामिल ग्रंथों के अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने और कितनी पुस्तकों की नामावली प्रस्तुत की है? सही 12, 13, 10 या 9। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10। तो ये हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। कल सुबह 10 बजे आपको और भी 50 प्रश्न मिल जाएंगे, और हम इस उम्मीद में हैं कि ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी क्लास कैसी लगी है ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ ठीक है, वीडियो बना देना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं आता तो फिर लगेगा कि छोड़ो, मतलब क्यों 12 बजे रात में बैठ करके काम करना, चलो आराम से सो, क्योंकि इससे सैलरी तो आनी नहीं, सैलरी तो मेरी कहीं और से आनी है। तो सैलरी पे फ़र्क पड़ता नहीं इस वीडियो से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक है छोड़ दो। तो सैलरी की जगह पे कुछ और, मतलब आपके सपोर्ट कह सकते हैं उसको, मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट है ना, कि जिसके लिए बना रहे अगर वो देखे तो इंसान काम करे, जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको रील्स देखनी है। तो मास्टर बेचारा क्यों मेहनत करेगा इतनी, है ना। चलो बाय, टेक केयर। हाँ, आप जब देखेंगे तब तक तो गुड नाइट हो नहीं रही होगी, तब तक तो गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी, तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी समझ आए समझ लो। बाय।